दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में आप सभी के सामने हाजिर हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है दोस्तों कि जो भी आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, वहाँ पर जीके जो है समान रूप से पूछा ही जाता है, करंट समान रूप से पूछा ही जाता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जो डेली करंट अफेयर के मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं, साथ ही साथ उससे संबंधित एमसीक्यू भी कराया जाए। न सिर्फ एमसीक्यू कराया जाए बल्कि उसमें जो अन्य उस संदर्भ में अन्य कुछ प्रश्न बन सकें, उसे भी टैकल करने की क्षमता आप में विकसित हो सके। साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी इस करंट के मुद्दे में जोड़ा जाता है, ताकि आने वाले समय में जब एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठें परीक्षा देने के लिए, तो उस समय जब स्टैटिक से क्वेश्चन बन करके आए या जोड़ करके वर्तमान के बिंदु को जोड़े, तो आप जो है उसे टैकल करने में सहज महसूस कर सकें। तो हम लोग इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं आज के डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो आईएनएस सुनैना भारतीय नौसेना का एक सूर्य वर्ग का ऑफशोर पेट्रोल पोत है जो हाल ही में मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह पर पहुंचा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए दो क्वेश्चन तो यहीं पर छुपे हैं। तो ये आईएनएस सुनैना भारतीय नौसेना का सूर्य वर्ग का ऑफशोर पेट्रोल पोत है। अभी ये कहाँ गया था? तो नकाला बंदरगाह गया था। और कहाँ पर है ये? मोजाम्बिक में है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि जियोग्राफी से रिलेट करके कि नकाला बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है, तो मोजाम्बिक में अवस्थित है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो आईएनएस सुनैना की बात करें तो चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो आईएनएस सुनैना भारतीय नौसेना का एक ऑफशोर पेट्रोल पोत है जो वर्तमान में आईओएस सागर यानी इंडियन ओशन शिप सागर मिशन के अंतर्गत अफ्रीकी तैनाती पर है और हाल ही में मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह पर पहुंचा है। आईएनएस सुनैना के बारे में देख लें। तो आईएनएस सुनैना भारतीय नौसेना का एक सूर्य वर्ग का ऑफशोर पेट्रोल पोत है जिसे समुद्री सुरक्षा, तटीय गश्त, समुद्री संचार रेखाओं की निगरानी और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। निर्माणकर्ता की बात करें तो किसने बनाया है आईएनएस सुनैना को? तो 15 अक्टूबर 2013 को कोच्चि में नौसेना में शामिल किया गया था। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो आईएनएस सुनैना को भारतीय नौसेना का विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोत विशेष रूप से बेड़े समर्थन संचालन, तटीय और अपतटीय गश्त, समुद्र की निगरानी, समुद्री संचार रेखाओं और अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा जैसे कार्यों को संपादित करने में सक्षम है। यह एस्कॉर्ट ड्यूटी यानी अन्य जहाज़ों की रक्षा और साथ में चलने के कार्य में भी उपयोग होता है। इसमें एक 76 मिमी तोप लगा है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक फायर कंट्रोल सिस्टम से नियंत्रित होता है। इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम और सैफ लॉन्चर भी लगे हुए हैं। यह पोत 25 नॉट से अधिक की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है जो इसे गश्त और आपातकालीन प्रक्रिया मिशनों के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाता है। इस जहाज में एक स्वचालित पावर प्रबंधन प्रणाली लगी हुई है जो ऊर्जा का कुशल प्रबंधन करती है और इसके संचालन को निरंतर बनाए रखने में मदद करती है। आईएनएस सुनैना नवीनतम नेविगेशन, संचार और इलेक्ट्रॉनिक समर्थन प्रणाली से सुसज्जित है। सूर्य श्रेणी के अन्य प्रमुख जहाज़ों में आईएनएस सुमित्रा और आईएनएस सुमेधा शामिल हैं। तो आईएनएस सुमित्रा और आईएनएस सुमेधा शामिल हैं सूर्य श्रेणी के अन्य जहाज़ों में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950, 1954, 1962, 1969। तो ये 1969 में इसकी शुरुआत हुई। और अभी ये क्यों चर्चा में है? तो अभी दादा साहब फाल्के जी की 155वीं
जयंती है, 155वीं जयंती है, इसलिए जो है यह प्रश्न चर्चा में है। तो 30 अप्रैल को उनकी जयंती है। चलिए, तो दादा साहब फाल्के की 155वीं जयंती है। 30 अप्रैल भारत 30 अप्रैल 2025 को दादा साहब फाल्के की 155वीं जयंती मना रहा है, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जिसने भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखी। ठीक है, तो 1960 में त्र्यंबक महाराष्ट्र में जन्मे फाल्के को कला और फोटोग्राफी में रुचि थी। उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षण लिया और चित्रकला, प्रिंटिंग, रंगमंच में काम किया। 1910 का समय था जब उन्होंने द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देख करके यह संकल्प लिया कि भारतीय पौराणिक कथाएं हैं, उन्हें फिल्मों में उतारा जाए, उन्हें पर्दों पर लाया जाए और दर्शकों को दिखाया जाए। तो वहीं पर उन्होंने संकल्प लिया था। 1912 में इंग्लैंड जाकर फिल्म निर्माण की तकनीक सीखी और कैमरा, रील जैसे उपकरण खरीदे। राजा हरिश्चंद्र के निर्माण में आर्थिक, सामाजिक, प्रबंधन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी का कारण बीमा पॉलिसी गिरवी रखी और पत्नी के गहने बेचे। सामाजिक वंचनाओं के चलते महिला किरदारों के लिए पुरुष कलाकारों को लिया, जैसे अन्ना सांकुले को रानी तारामती की भूमिका निभाई। तो अन्ना सांकुले ने रानी तारामती की भूमिका निभाई थी। फाल्के ने कलाकारों को स्वयं प्रशिक्षित किया, समाज की आलोचना झेलते हुए यह फिल्म बनाया। 3 मई 1913 को राजा हरिश्चंद्र बॉम्बे के कोरोनेशन सिनेमैटोग्राफ में प्रदर्शित हुआ। यह मूक यानी मौन जिसे बोलते हैं, मतलब न बोलने वाला, ठीक है, श्वेत श्याम ब्लैक एंड वाइट फिल्म सत्य और बलिदान की कथा पर आधारित थी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। फाल्के ने 90 से अधिक फिल्में और 26 लघु फीचर बनाए। कैमरा ट्रिक्स, सेट डिजाइनिंग और एडिटिंग में नवाचार किए। 1969 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू किया, जो सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। 30 अप्रैल 2025 को दिल्ली एनसीआर में 15वां दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल उनकी विरासत को सम्मानित करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड यानी जीबीएम के बारे में सही विकल्प का चयन करें। तो ये ऐसी गैर परिवर्तन ऋण प्रतिभूतियां होती हैं जिन्हें किसी नगर पालिका, ये छोड़ दीजिए दोस्तों, 30 अप्रैल 2025 मिस्टेक है, जिन्हें किसी नगर पालिका, निकाय या ऐसी किसी अन्य संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। और दूसरा विकल्प कह रहा है कि ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत कार्य सौंपे गए हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है क्या और किसने अभी जो है जारी किया है। तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में बात करें तो गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड की शुरुआत की है। तो किसने किया है? गाजियाबाद नगर निगम ने। इसे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया था। इससे अत्याधुनिक टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, जिसे एसटीपी बोलते हैं, के विकास के लिए रुपए 150 करोड़ जुटाए गए और टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यह सुनिश्चित करेगा कि उपचारित जल उच्चतम मानकों को पूरा करे। इससे यह औद्योगिक प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाएगा। टीएसटीपी को सार्वजनिक निजी भागीदारी हाइब्रिड एनयूटी मॉडल के तहत 40% नगर पालिका वित्त पोषण के साथ विकसित किया गया है। तो पीपीपी मॉडल साथ ही साथ हाइब्रिड एनयूटी मॉडल पर के तहत जो है 40% नगर पालिका इसमें
वित्त पोषित करती है और उसके साथ यह विकसित किया गया है। तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में बात करें तो ये ऐसी गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ होती हैं, यानी नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी होती हैं, जिन्हें किसी नगरपालिका, निकाय या ऐसी किसी अन्य संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत कार्य सौंपे गए हैं। ग्रीन बॉन्ड का उपयोग विशेष रूप से जलवायु शमन अनुकूलन और अन्य पर्यावरण अनुकूलन एवं कम कार्बन उत्सर्जक परियोजनाओं यानी विश्व बैंक के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के महत्व की बात करें तो सतत विकास के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। निवेशक अपनी निवेश प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस कारकों को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कम लागत व दीर्घकालिक पूंजी इसमें इसका महत्व है। वे अन्य बॉन्ड के साथ लागत प्रतिस्पर्धी होते हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की तुलना में कम लागत एवं पूंजी प्रदान कर सकते हैं। निवेशक आधार को व्यापक बनाना इसका महत्व है। तो घरेलू बैंक ऋण जैसे मौजूदा पारंपरिक वित्त पोषण स्रोत क्षमता वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से पूंजी एकत्रित करने में कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे खराब राजकोषीय स्थिति। किसी नगरपालिका की राजकोषीय यानी वित्तीय स्थिति को उसके ऋण चुकाने की क्षमता निर्धारित होती है। आंतरिक क्षमता का अभाव, जैसे आंतरिक क्षमता का तात्पर्य शहरी स्थानीय निकाय की आंतरिक विशेषज्ञता, प्रासंगिकता, विशेषज्ञों की कमी एवं कार्यबल में विशेषज्ञता या कौशल क्षमता से है। अन्य चिंताएं भी होती हैं, जैसे नगरपालिका बॉन्ड की मांग कम होना, इसमें निवेश करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों की कमी, राजकोषीय अनुशासन नहीं होता है, जैसा राजकोषीय अनुशासन के लिए FRBM एक्ट लाया गया था वो नहीं होता है। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी होती है। ऐसे बॉन्ड के बारे में अधिक जानकारी, लाभ या जोखिम के बारे में नहीं होना आदि इसमें कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा सर्वाधिक सैन्य खर्च किया जाता है? तो अभी जो है सिप्री की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और उसमें बताया गया कि अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है। अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा खर्च करता है और भारत की स्थिति क्या है? 5वें स्थान पर बनी हुई है। चलिए, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सिप्री कहते हैं, तो वो रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो सिप्री एक स्वीडिश थिंक टैंक है, तो यानी स्वीडन की ये संस्था है जो युद्ध, शांति और सैन्य खर्च जैसे विषयों पर अनुसंधान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। सिप्री सैन्य खर्च, हथियारों के उत्पादन और युद्ध की स्थिति पर अध्ययन करता है। विश्व सैन्य खर्च का अवलोकन की बात करें तो अमेरिका सर्वाधिक खर्च करता है और इसका जो खर्च है वो $997 बिलियन है। अब वैश्विक सैन्य खर्च का 37% अकेले अमेरिका खर्च करता है। वहीं चीन $314 बिलियन खर्च करता है, रूस $149 बिलियन, जर्मनी $88.5 बिलियन और भारत जो है $86.1 बिलियन खर्च करता है। ये 5 देश मिलकर वैश्विक खर्च का 60% हिस्सा बनाते हैं। तो इन पांचों जो विश्व भर में जो सैन्य खर्च होते हैं तमाम देशों के द्वारा, उनको जोड़ दिया जाए तो उसका 60% इन 5 देशों के द्वारा ही होता है। भारत के सैन्य खर्च की बात करें तो भारत का सैन्य खर्च $86.1 बिलियन है, जो पाकिस्तान के 10.2 बिलियन से लगभग 9 गुना अधिक है। यह वृद्धि भारत की सैन्य आधुनिकीकरण योजनाओं और रक्षा क्षेत्र में निवेश को दर्शाती है। और ये रिपोर्ट ऐसे समय प्रकाशित हुई है जब पहलगाम जैसी आतंकी घटना हुई और उसके बाद ये रिपोर्ट दिखाता है कि हम कितनी मजबूत स्थिति में हैं। हालांकि कुछ सीमाओं का हम लिहाज रखते हैं
और आने वाले समय में देखते हैं किस प्रकार का गवर्नमेंट जो है कदम उठाती है। रूस और यूके यूक्रेन का सैन्य खर्च की बात करें तो रूस का सैन्य खर्च 149 बिलियन जो 2023 की तुलना में 38% अधिक है। यूक्रेन के सैन्य खर्च की बात करें तो 64.7 बिलियन डॉलर है जो रूस के खर्च का 43% है। जीडीपी का 34% है जो दुनिया के सबसे अधिक है। जर्मनी का सैन्य खर्च की बात करें तो जर्मनी का सैन्य खर्च 88.5 बिलियन है जो 2023 की तुलना में 28% अधिक है। यह जर्मनी को केंद्रीय और पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बनाता है। यूरोप और मध्य पूर्व का सैन्य खर्च की बात करें तो यूरोप सहित सैन्य खर्च 693 बिलियन डॉलर है जो 2023 की तुलना में 17% अधिक है। मध्य पूर्व सैन्य खर्च की बात करें तो 243 बिलियन डॉलर है जो 2023 की तुलना में 15% अधिक है। इजराइल के सैन्य खर्च की बात करें तो 46.5 बिलियन डॉलर है जो 1967 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि बनी हुई है। तो ये देख रहे हैं दुनिया भर के तमाम शक्तिशाली देश किस प्रकार से अपने सैन्य खर्च में वृद्धि भी कर रहे हैं। 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जो शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के समय के स्तर के समान है। तो यदि स्टेटमेंट में प्रश्न इस प्रकार से बने कि पिछले कुछ समय से जो प्रमुख देश हैं वो अपने सैन्य खर्च में बढ़ोतरी कर रही हैं, तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च 2024 में 2.718 ट्रिलियन तक पहुंच गया है जो 2023 की तुलना में 9.4% अधिक है। यह वृद्धि पिछले 3 दशकों में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि बनी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत में 5वीं समुद्री जनगणना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पर 5वीं पूछ रहा है और समुद्री जनगणना का शुभारंभ पूछ रहा है। तो 2024, 2025, 2023, 2022। तो 2025 में ये 5वीं समुद्री जनगणना का शुभारंभ किया गया है। तो भारत सरकार ने 5वीं समुद्री जनगणना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है जो डिजिटल आधारित होगा। इसके लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन यानी व्यास NAV को शुरू किया गया है। यह ऐप मछली पकड़ने वाले गांवों, मछली लैंडिंग केंद्रों और मछली पकड़ने के बंदरगाहों का क्षेत्र सत्यापन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसका उद्घाटन 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में हुआ। और 5वीं समुद्री जनगणना की विशेषताओं की बात करें तो यह जनगणना अप्रैल से दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी, किया जाएगा। और इसमें 9 तटीय राज्यों जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के 12 लाख परिवार शामिल होंगे। इस जनगणना में मछली पकड़ने वाले परिवारों का जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक डेटा एकत्र किया जाएगा। इसमें मछुआरों, मछली पकड़ने वाले गांवों और मछली पकड़ने के बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का भी दस्तावेजीकरण किया जाएगा। बात करें समुद्री जनगणना की तो पहली जनगणना 1948-49 में हुई, दूसरी जनगणना 1980 में हुई, तीसरी जनगणना 2005 में हुई और चौथी जनगणना 2010 में हुई और ये 5वीं होने वाली है 2025 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए हम लोग देख लेते हैं व्याख्या को। तो प्रकोप और की बात करें और सूअरों की मौत की बात करें तो ये अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 2025 में मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण 3050 से अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है। 2021 से राज्य में यह बीमारी रुक रुक कर फैल रही है जिससे अब तक 896.69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित जिलों की बात करें तो स्याहा, लांगटलाई, लुंगलेई और ममित जिले अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित घोषित किया गया है। इन जिलों में बीमारी फैलने से रोकने के लिए लगभग 1000 सूअरों को मार दिया गया है। आर्थिक नुकसान की बात करें तो 2024 में इस बीमारी के कारण मिजोरम को 336.49 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 15,000 सूअर मारे गए। मौजूदा प्रकोप का कारण की बात करें तो गर्म मौसम और रुक रुक कर बारिश की परिस्थितियां इस वायरस के फैलने के लिए अनुकूल हैं। सूअर मांस का महत्व की बात करें तो सूअर का मांस मिजोरम और पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है, जो आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों द्वारा खाया जाता है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बारे में बात करें तो यह एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी बीमारी है जो सूअरों में लगभग 100% मृत्यु का कारण बनती है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर मानवों को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डालता है, खासकर जहां सूअर का मांस मुख्य पशु प्रोटीन स्रोत होता है। मिजो पर्वतीय क्षेत्र स्वतंत्रता के समय असम के भीतर लुसाई हिल्स जिला बन गया और आगे चलकर वर्ष 1954 में इसका नाम बदलकर असम का मिजो हिल्स जिला कर दिया गया। मिजो नेशनल फ्रंट के नरम पत्थियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वर्ष 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और केंद्र सरकार ने मिजो नेशनल फ्रंट के बीच मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद वर्ष 1986 में केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम भारतीय संविधान के 53वें संशोधन यानी वर्ष 1986 के साथ 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था। तो ये था दोस्तों आज का डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ बने रहने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे और डेली करंट अफेयर को लेकर के आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, ताकि आने वाले समय में जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप शॉर्ट नोट्स के माध्यम से क्विक रिवीजन कर सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।